नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, टारगेट प्रीलिम 2024 के लिए आज हम लोग 6 जनवरी 2024 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जिसमें विभिन्न समाचार पत्रों, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, पीआईबी से यह प्रश्नों को संकलित किया गया है। दोस्तों, यह दैनिक क्विज शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी एक अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ यह गूगल फॉर्म है। इस गूगल फॉर्म इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया होगा और गूगल फॉर्म को भर करके अपनी जानकारी भर के आप 1 बाई 1 काउंसलिंग कर सकते हैं। आपकी 1 बाई 1 काउंसलिंग सेशन आयोजित किया जाएगा, जिससे कि आप एक बार में यह तैयारी पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और जलीय कृषि में दूसरा सबसे बड़ा स्थान रखता है। दूसरा कथन है, सागर परिक्रमा पहल मछुआरों और विभिन्न हितधारकों की चिंताओं को दूर करने का प्रयास करती है। तीसरा कथन है, देश भर में मछली उत्पादन के क्षेत्र में महाराष्ट्र 7वें स्थान पर है, जो कुल हिस्सेदारी में 5% का योगदान देता है। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, या तीनों सही हैं, या कोई नहीं सही है? तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए। इससे संबंधित थोड़ी सी खबर पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह खबर पीआईबी में आई हुई है। नीति आयोग होस्टेड नेशनल वर्कशॉप ऑन हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ फिशरीज इन मरीन स्टेट। तो ये देख सकते हैं, नीति आयोग होस्टेड ए नेशनल वर्कशॉप हार्नेसिंग पोटेंशियल ऑफ फिशरीज इन मरीन स्टेट ऑन 5 जनवरी इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ केरला एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो दोस्तों, सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कोच्चि में है, यह केरल। और द इवेंट इज एन इनिशिएटिव अंडर द स्टेट सपोर्ट मिशन। तो यह तो रही खबर। अब भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र की बात किया जाए तो भारत मछली का तीसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है और जलीय कृषि में इसका दूसरा स्थान है। नीली क्रांति का संबंध मछली के उत्पादन, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, यानी मत्स्य पालन और जलीय कृषि से संबंधित क्षेत्र है नीली क्रांति का संबंध। दोस्तों, सागर परिक्रमा पहल सुना होगा। यह पहल 75वें आज़ादी का अमृत महोत्सव के जश्न में मछुआरों, मछली किसानों, हितधारकों के साथ एकजुटता का प्रतीक और तटीय बेल्ट के साथ एक परिवर्तनकारी समुद्री यात्रा शुरू करता है। दोस्तों, हमारे देश में अगर देखा जाए तो हमारा भारत जो है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, 3 ओर से सागर से घिरा हुआ है। यानी इधर अरब सागर है तो इधर बंगाल की खाड़ी है, और इस तरह से यह तटीय क्षेत्र मछली के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण यह स्थान रखते हैं। मार्च 2022 में मांडवी, यानी कहाँ है ये? गुजरात में क्रांति से शांति थीम के तहत सागर परिक्रमा यात्रा शुरू की थी। और दोस्तों, महाराष्ट्र, जिसकी यहाँ पर यह देख रहे हैं ना, तटीय 720 किलोमीटर लंबा समुद्र तटीय क्षेत्र है, यह राष्ट्रीय स्तर पर मछली के उत्पादन में 7वां स्थान रखता है। और मछली उत्पादन, देश के कुल मछली उत्पादन का 5% अकेले महाराष्ट्र उत्पादन करता है। गोवा की 90% से अधिक आबादी के आहार में मछली का अत्यधिक महत्व है, जो गोवा की जीवन और संस्कृति का एक अभिन्न पहलू है। दोस्तों, 15 से 17 किलोग्राम की वार्षिक औसत प्रति व्यक्ति वाली मछली की खपत के साथ गोवा समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के, यहाँ पर नीचे क्या है? गोवा है, फिर कर्नाटक है और केरला है। तो इन सब क्षेत्रों में मछली का उत्पादन होता है। दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर आशा करता हूँ कि आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। तो पहला कथन तो एकदम सही है, दूसरा भी एकदम सही है, और तीसरा भी सही है, और आप लोगों ने एकदम सही उत्तर दिया है। इसका उत्तर सी होगा। तो यहाँ पर आपने इसको देखा। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्लाज्मा तरंगे, यानी प्लाज्मा वेव्स, अक्सर पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के भीतर प्रकट होती हैं। दूसरा कथन है, पृथ्वी के विपरीत मंगल ग्रह में आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र का अभाव पाया जाता है। तो दोस्तों, यह पहला और दूसरा कथन, इसमें कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर आप लोग दे। इससे संबंधित आइए खबर देखते हैं। ये भी पीआईबी में आई हुई है। हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स डिटेक्टेड इन द मार्टिन
upper atmosphere could help understand plasma process over the Mars। तो यह जो है खबर है और इसमें जो है प्लाज्मा तरंगें जो हैं यह अक्सर पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के भीतर ही प्रकट होती हैं, जो हमारी जो पृथ्वी ग्रह है उसको घेरने वाले एक मैग्नेटिक यानी यह चुंबकीय क्षेत्र है। आमतौर पर इन तरंगों को विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों में संक्षिप्त उतार चढ़ाव के रूप में यह जाना जाता है और प्लाज्मा तरंगे पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के भीतर अवशोषित कणों के ऊर्जाकरण और परिवहन दोनों में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशिष्ट तरंगे जैसे वैद्युत चुंबकीय आयन साइक्लोट्रॉन तरंगे पृथ्वी के विकिरण बेल्ट के लिए एक सफाई तंत्र के रूप में यह कार्य करती हैं, जो हमारे उपग्रहों के लिए एक संभावित खतरा भी है। तो पृथ्वी के विपरीत अगर हम बात करते हैं मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह पर आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र का अभाव पाया जाता है, जिसका नतीजा सूर्य से आने वाली जो उच्च वेग से सौर हवा है सीधे मंगल ग्रह के वायुमंडल के साथ संपर्क करती है। और दोस्तों यह प्लाज्मा वेव्स जो होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की एक श्रेणी है। प्लाज्मा के माध्यम से यह यात्रा करती हैं, जो पदार्थ की एक विशिष्ट अवस्था है। और बता दें आपको कि यूनिवर्स में यानी ब्रह्मांड में 99% से अधिक अवलोकनीय पदार्थ प्लाज्मा के रूप में मौजूद है। हमारा सूर्य, सौर पवन, अंतर्ग्रही माध्यम, निकट पृथ्वी क्षेत्र, मैग्नेटोस्फीयर और हमारे चुंबकीय वायुमंडल की ऊपर परत जैसे तत्वों के मुख्य रूप से प्लाज्मा से बने होते हैं। यह महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि इसका उत्तर आप लोग दे चुके होंगे। तो यह गलत कह रहा था, इसमें से ना तो एक ही गलत है ना तो दो, दोनों सही है। क्योंकि पृथ्वी के विपरीत मंगल ग्रह पे क्या है, आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र का अभाव है। यही कारण है कि सौर हवा डायरेक्ट यहां पर इसके वायुमंडल को प्रभावित करती है। तो अतः उत्तर इसका डी होगा। एकदम सही आप लोगों ने उत्तर दिया है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये कहां है? उड़ीसा में है। तो पहला कथन दिया गया है कि यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल मगरमच्छों की भारत की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण आबादी में से एक है। दूसरा है पार्क को की जो पश्चिमी सीमा पर स्थित गाहिर माथा समुद्र तट ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं की सबसे बड़ी कॉलोनी के रूप में मेजबानी करता है। तो इसमें कह रहा है कौन से कथन सही है, केवल एक, केवल दो या दोनों, या ना तो एक सही है ना तो दो। तो आइए इसके बारे में आप लोग इसका उत्तर पहले दीजिए, फिर इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कंडक्ट ट्रेनिंग इन द भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा अंडर द अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम। तो यह अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम क्या है, यह जानना आप लोगों के लिए आवश्यक है। और भीतरकनिका नेशनल पार्क, तो भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में अवस्थित है। यह 672 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यह भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव यानी सुंदरवन डेल्टा के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव इकोसिस्टम है। और बंगाल की खाड़ी, चूंकि यह क्या है, यह बंगाल की खाड़ी है, इस क्षेत्र में मिट्टी लवणों से यह समृद्ध वनस्पति और प्रजातियों को यह बढ़ावा देती है, जो आमतौर पर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसीलिए देखिए मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं, टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं, ज्वारीय वन भी कहते हैं। और यह खारे पानी के मगरमच्छ के लिए महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है, ध्यान रखेंगे। और किंगफिशर पक्षियों की 8 किस्मों का आवास है, एक दुर्लभ वस्तु जो पार्क की अद्वितीय जैव विविधता को जोड़ती है। और अभ्यारण्य के पूर्वी सीमा के साथ गाहिर माथा समुद्र तट है, जो ऑलिव रिडले कछुए की सबसे बड़ी कॉलोनी की मेजबानी करता है। दोस्तों भारत में मगरमच्छों की बात की जाए तो मार्श यानी दलदली मगरमच्छ यह संवेदनशील है। हालांकि इनका खतरा बढ़ता जा रहा है, इनके क्षेत्रों, इनके आवासों को नष्ट किया जा रहा है। और यह भारत के उपमहाद्वीपीय क्षेत्रों में यह पाया जाता है, खासकर जो है हिमालयी क्षेत्रों में भी यह पाया जाता है। एस्चुरीन खारे पानी का मगरमच्छ पृथ्वी की सबसे बड़ी जीवित मगरमच्छ प्रजाति उड़ीसा का भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लेकिन यह लीस्ट कंसर्न के अंतर्गत आता है IUCN की। इसमें IUCN में क्या है, ये सुभेद्य है, वनरेबल है, यह लीस्ट कंसर्न में आता है। और यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है घड़ियाल, जो हिमालय नदियों का ताजा पानी क्षेत्र यानी चंबल नदी में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे घड़ियाल।
ठीक है। तो उड़ीसा ने महानदी बेसिन में घड़ियालों के संरक्षण के लिए 1,000 रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975 में विभिन्न राज्यों में शुरू की गई है। और अगला है जो अमृत धरोहर योजना, जो कि इस खबर में दिया गया है, इसका जो नोडल मंत्रालय है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इसके लिए केंद्रीय बजट 2023-24 घोषित किया गया है। और इस योजना का उद्देश्य है कि रोजगार के अवसर पैदा करना, साथ साथ स्थानीय आजीविका का समर्थन करते हुए देश में रामसर स्थलों के अद्वितीय संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देना। और इसमें जैसे प्रजातियां हैं, आवास संरक्षण है, प्रकृति पर्यटन है, आर्द्र भूमि आजीविका, इन सब के घटकों को इन सब को यहाँ पर संरक्षित करने का कार्य किया जाता है। तो अब आशा करता हूं कि आप लोग इसका उत्तर दे चुके होंगे। तो इसमें देखा जाए तो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, क्योंकि यह पश्चिमी सीमा नहीं पूर्वी सीमा पर है और वह प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। तो पहला और दूसरा दोनों गलत हो जाता है, अतः उत्तर क्या होगा? इसका डी उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, पृथ्वी विज्ञान पहल। इसे हम लोगों ने सीएनए में भी डिस्कस किया है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें नई घटनाओं और संसाधनों की खोज के लिए पृथ्वी के ध्रुवीय और उच्च समुद्री क्षेत्रों की खोज शामिल है। इसका उद्देश्य पृथ्वी के वायुमंडल की निरंतर निगरानी को मजबूत करना है। तीसरा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान को 21 और 26 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने की मंजूरी दे दी है। तो उसमें से उपरोक्त में से कह रहा है कितने कथन गलत हैं, इसका भी उत्तर आप लोग दीजिए। इससे संबंधित खबर हम लोग देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई है। तो भारत सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और यह 4,797 करोड़ की यह परियोजना है। इसमें 5 परियोजनाएं शामिल की गई हैं। वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान प्रणाली, निरीक्षण प्रणाली और सेवाएं, ओ स्मार्ट, पेसर PACER को, और भूकंप से संबंधित सेज SAGE और अनुसंधान शिक्षा प्रणाली, प्रशिक्षण और आउटरीच को इसमें शामिल किया गया है। तो इस तरह से पृथ्वी प्रणाली से प्राप्त ज्ञान और अंतर्दृष्टि को सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ के लिए सेवाओं के रूप में इसे परिणत करना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। ये सारे इसके उद्देश्य हैं। तो आशा करता हूं कि इसका उत्तर आप लोगों को मिल चुका होगा। इसमें कोई भी गलत नहीं है, ये तीनों कथन सही हैं। अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, जो 2023 में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में जैव विविधता में प्रबंधन समितियां नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं। दूसरा है, जैव विविधता प्रबंधन समितियों के पास पहुंच और लाभ साझाकरण का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें इसके अधिकार क्षेत्र के भीतर जैविक संसाधनों की पहुंच पर संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति भी शामिल है। तो इसमें कह रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, या दोनों, या ना तो एक या तो ना तो दो सही है। ठीक है। तो इसमें जो है क्या होगा, इसमें आप लोग इसका उत्तर, आप लोग को 10 सेकंड का समय देते हैं, तब तक इसको आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। नगोया प्रोटोकॉल, या 2010 में यह प्रोटोकॉल, जापान में यह शहर है नगोया, ध्यान रखेंगे। 2014 में इसे लागू किया गया था। और 2002 के जैविक विविधता अधिनियम के अनुरूप राज्य के प्रत्येक स्थानीय निकाय को अपने अधिकार क्षेत्र में एक जैव विविधता प्रबंधन समिति स्थापित करना अनिवार्य है। जैविक विविधता अधिनियम BMC को अपने क्षेत्रीय अधिकार के भीतर जैविक संसाधन इकट्ठा करने वाले और संग्रह शुल्क लगाने के लिए एक स्वतंत्र अधिकार भी यह प्रदान करता है। तो यह क्या है? यह अंतरराष्ट्रीय नगोया प्रोटोकॉल क्या है? जैविक विविधता पर कन्वेंशन के उद्देश्यों में से एक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह महत्वपूर्ण है। और यह इसके बाद यहाँ पर, तो इसमें आप देख सकते हैं इसका उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा। तो यह इसमें पहला और दूसरा दोनों सही आता, उत्तर इसका क्या हो गया? C हो गया। अब बढ़ते हैं आज का जो तथ्य है, यहाँ पर इसको ध्यान लीजिएगा, इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा। फ्यूल सेल यानी ईंधन सेल, आज का जो फैक्ट ऑफ द डे है, आज का तथ्य है ईंधन सेल। ईंधन सेल क्या होता है? तो ईंधन सेल जो है, या क्या अंतरिक्ष आवासों में बिजली उत्पादन होता है? तो हाइड्रोजन ईंधन सेल शुद्ध पानी और गर्मी के साथ साथ सीधे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से बिजली का उत्पादन करते हैं। और यह पारंपरिक जनरेटर में उपयोग की जाने वाली दहन प्रक्रियाओं के विपरीत बैटरी के समान इलेक्ट्रोकेमिकल सिद्धांतों पर आधारित विद्युत जनरेटर के रूप में कार्य करते हैं।
तो एकमात्र उपोत्पाद के रूप में पानी के साथ वे पूरी तरह से उत्सर्जन मुक्त हैं और यह विशेषताएं उन्हें मनुष्य से जुड़े अंतरिक्ष मिशनों के लिए आदर्श उम्मीदवार बनाती हैं, जहां बिजली, पानी और गर्मी आवश्यक है, क्योंकि एक ही सिस्टम मिशन की में कई आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। ईंधन सेल में महत्वपूर्ण सामाजिक अनुप्रयोग क्षमता भी होती है। आज के पारंपरिक इंजन के बराबर रेंज और ईंधन रिचार्ज समय प्रदान कर सकता है और उन्हें बैटरी पर एक विशिष्ट लाभ देता है और उत्सर्जन मुक्त परिवहन की सुविधा की भी उम्मीद है और इस तरह से अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आदर्श ऊर्जा स्रोत, क्योंकि यह बिजली और शुद्ध दोनों पानी प्रदान करता है। तो ये महत्वपूर्ण था दोस्तों। आज के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क है। पहला प्रश्न है कि प्लाज्मा तरंगें क्या होती हैं? प्लाज्मा तरंगें क्या होती हैं? क्या होती हैं? पहला प्रश्न। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भितरकनिका नेशनल पार्क, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो है पृथ्वी पहल, पृथ्वी पहल, पृथ्वी पहल किस मंत्रालय के अंतर्गत यह क्रियान्वित की जा रही है? चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गाहिर माथा नेशनल पार्क कहाँ है? गाहिर माथा किसके लिए जाना जाता है और यह नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? पांचवा प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? इन पांचों प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। और दोस्तों एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप एक बार में यूपीएससी अगर क्रैक करना चाहते हैं तो आप गूगल फॉर्म पर जाकर, इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, गूगल फॉर्म भर करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने बारे में बताएंगे तो आपको 1 बाय 1 आपकी काउंसलिंग सेशन आयोजित किया जाएगा, जिससे आप एक बार में यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। और आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दें। धन्यवाद।